नमस्कार दोस्तों। कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई साजिशें करना चाहता है, कोई सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहता है और कोई भी बात नहीं कर रहा है कि 10 साल में क्या हुआ। कोई बात नहीं कर रहा है कि जनता के लिए वास्तव में किया क्या है और कोई सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए काम करना चाहता है। जी हां, आज कमोबेश यही हालात है और जब ये हालात हो तभी राहुल गांधी कहते हैं कि हमें उस 90% के बारे में सोचना है जो सबसे उपेक्षित, सबसे पीछे और जो पंक्ति के यानी लाइन की आखिरी उसमें खड़ा है। जी हां, तो आज मैं यही बात करता हूं कि आपने सुना कल कि नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे विपक्ष के एक बड़े नेता ने प्रधानमंत्री पद के लिए ऑफर की थी, लेकिन मैंने उनसे कहा मेरे लिए मेरा अपना संगठन, मेरा अपना और विचारधारा बड़ी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं। आप याद करिए, ये वही नितिन गडकरी हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, अब मैं राजनीति से वो हो गया हूं, अब मैं कुछ और करना चाहता हूं और न जाने क्या क्या। और जब पहली लिस्ट में लोकसभा की कैंडिडेट्स की नितिन गडकरी का नाम नहीं था तो कैसी भगदड़ मच गई थी और क्या हालत थी। तब किस तरीके से आरएसएस ने क्या हस्तक्षेप किया, क्या नहीं किया, यह जानने वाले अंदर के जानते हैं। और फिर बाद में नितिन गडकरी को टिकट का ऐलान हुआ। यानी आप समझ सकते हैं कि नितिन गडकरी की टिकट का ऐलान भी पहली लिस्ट में नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री का पद दे रहा था। क्यों दे रहा था? आपकी क्या काबिलियत और क्या स्थिति, इस पे बात करूंगा। इसके पहले बात करता हूं, हरियाणा में इस समय चुनाव चल रहा है और इस समय एक बड़बोले मंत्री के तौर पे जाने जाते हैं अनिल विज, बुजुर्ग भी हो चुके हैं। वो कहते हैं मैं सीएम पद का कैंडिडेट हूं और मैं सीएम पद का इसलिए दावेदार हूं क्योंकि मैं सबसे सीनियर नेता हूं। और उसके अलावा अमित शाह, नायब सैनी और सबको उन्होंने बताया कि ये सब सिर्फ दिखावी चेहरे हैं, मैं ही हूं जिसके बूते भाजपा। तो अनिल विज जब ये बताते हैं तो आता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्र का तकाजा कहां चला गया, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड कहां चला गया कि अनिल विज को दोबारा मंत्री भी बनाना उचित नहीं समझा गया जब नायब सिंह सैनी की सरकार बनी। और अनिल विज ने आखिर ऐसा क्या किया? 2 बात। तो पहले इन पे बात करते हैं फिर आते हैं। तो जब नितिन गडकरी यह कहते हैं कि वो इसके लिए दावेदार थे, वो अपनी सीनियरिटी का कई बार जिक्र कर ही चुके हैं, तो उनकी सीनियरिटी की यदि बात करें तो निश्चित रूप से वो सीनियर है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के जब नरेंद्र मोदी मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उस समय नरेंद्र मोदी उनके पास हाजिरी बजाते थे एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम। और वह वक्त था जब नितिन गडकरी हुक्म चला रहे थे, तमाम चीजें बदल रहे थे, अपने हिसाब से पार्टी को कारपोरेट का रूप दे रहे थे। वैसे तो कारपोरेट का रूप अटल बिहारी वाजपेयी के समय दिया गया था जब प्रमोद महाजन हुआ करते थे, और प्रमोद महाजन असल में पूरी पार्टी को रन करते थे और वो कारपोरेट कनेक्शन और सब कुछ आप देखते होंगे। गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी और प्रमोद महाजन, इन सब की एक विमान की फोटो बार बार शेयर की जाती है, राहुल गांधी ने उसे संसद में भी दिखाया था। तो ये सारे एक साथ थे उसमें।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये वही गैंग है, पूरा वही होता था। बहरहाल, तो उसमें नितिन गडकरी लेकिन नहीं थे। नितिन गडकरी उस समय महाराष्ट्र की राजनीति में कारपोरेट चला रहे थे। सबसे पहली बार सड़कों को निजी हाथों में बेचने का काम नितिन गडकरी ने ही शुरू किया था, और वो महाराष्ट्र से शुरू किया। इसलिए आज महाराष्ट्र में तमाम सड़कें कितनी महंगी हैं और कितनी जर्जर दशा में है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह की हालात कर दिए गए हैं, और उन हालात को भी समझने की जरूरत कि कैसे नितिन गडकरी और उनकी टीम इनको वो करती है। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि नितिन गडकरी की टीम ने किस तरह से सड़कों को बेचा है और सड़कों को किया है, उसके उदाहरण एक नहीं दर्जनों उदाहरण मौजूद है। अभी गुजरात में ही एक हाईवे हाल के ही दिनों में बना था, 900 कुछ करोड़ का बना था। वो चंद महीनों में उसकी हालत यह हो गई कि वो टूट गया, बर्बाद हो गया। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल के तो तमाम सारे उदाहरण मिल रहे हैं। आपने अभी देखा अहमदाबाद के पास में वो सड़क जो बनी थी, और कहा गया था कि वो पुल चलेगा 100 साल, 42 करोड़ का बना था। आज उसे तोड़ने के लिए 52 करोड़ लगेंगे, क्योंकि वो जर्जर हो गया है, टूट गया है और कभी भी गिर सकता है। इसी तरह 960 करोड़ रुपए की जो मध्य प्रदेश में साउंड प्रूफ ब्रिज बनाया गया, साउंड प्रूफ 960 करोड़ का, और हालत यह है कि वो आज सिवनी में है, वो भी टूट गया। अब उसकी यह हालत। इसी तरीके से आपको याद होगा हाईवे घोटाले, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। किस तरीके से करीब 850 सड़कों का कहीं का विस्तारीकरण होना था, कहीं का मरम्मत करके चलाना था, कहीं कुछ करना था, और इस नाम पे जो किया गया और गिनाया क्या जाता है कि कांग्रेस के शासनकाल में 12 से 14 किलोमीटर सड़क बनती थी प्रतिदिन, और भाजपा की सरकार में वो औसतन 30 किलोमीटर बन रही। लोग कहेंगे वाह बहुत शानदार काम हो रहा है, लेकिन जब आप उसकी पूरी वास्तविक गणना करेंगे, तब यदि रोड बनती थी तो पूरी रोड को 1 ही किलोमीटर गिना जाता था, उसको लेन नहीं गिनी जाती। अब लेन गिनी जाती है कि यह 1 लेन है, वो 2 लेन है, वो 3 लेन है। तो 3 लेन है या 4 लेन है, तो वो 4 लेन जितना बनेगी तो उसका 4 गुना समझ लीजिए कर दिया। यानी टेक्निकली किस तरह से खेल किया गया। तो जो 850 के करीब प्रोजेक्ट थे, उनमें सिर्फ 300 पे काम हो पाया, और वो भी पूरा नहीं हो पाया। वो भी इतना सब स्टैंडर्ड हुआ है कि आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी हाईवे पे चले जाइए, आपको रोड टूटी मिल जाएगी, भले ही आप कितना हैवी उस पे टोल देते हो। तो यह इस बात का संदेश है। तो यह खेल जो पूरा हुआ और इसमें घोटाला हुआ, इसका एक घोटाला बड़ा चर्चित है, जिसे कैग ने जिस पर कमेंट भी किया, कि द्वारिका एक्सप्रेसवे की जो 18 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर की सड़क बननी थी, वह सड़क 251 करोड़ की 1 किलोमीटर बनी। यानी कितना महंगा वो कर दिया। और इसके बाद में इस बजट में जो प्रोविजन किया गया है, 1.68 ट्रिलियन बजट का ऐलान किया गया। ट्रिलियन, जिस ट्रिलियन की नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी ले जाए, तो सिर्फ इन्हीं को दे दिया गया। और उसके जरिए क्या होता है, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के सच को देखा कि कैसे कैसे उन प्रोजेक्ट जो दिए जाते हैं उनमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा वसूला जाता है। तो इस देश में यदि कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे ज्यादा कोई फंसेगा नई सरकार आने के बाद में, तो उनमें रोड, हाईवे जो है और शिपिंग मिनिस्ट्री वो सबसे बड़े है उसमें। क्यों, किस तरीके से जो है पोर्ट दिए गए हैं अदानी को, सारे पोर्ट अदानी को ही दे दिए गए। इसी तरीके से
सड़कों के काम अंबानी कहीं कर रहे हैं, कहीं कोई और कर रहा है, और ये सबलेट करते हैं, करते खुद कुछ नहीं, करवाते उन्हीं ठेकेदारों से जो सस्ते में करने को तैयार, लेकिन ठेका ही नहीं मिलेगा। क्यों? शर्तें ऐसी लगा देती। मैं उदाहरण देता हूं, मेरे एक दोस्त हैं, वो सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, आर्मी के रिटायर्ड अफसर हैं, कर्नल थे, कर्नल जीपीएस में। तो उन्होंने कल एक चिट्ठी लिखी भगवान गणेश को और कहा, भगवान गणेश और माध्यम लिखा डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ गणेश जी आए हुए हैं और प्रधानमंत्री खुद उनके यहाँ मत्था टेकने जा रहे हैं, तो हमारी भी गणेश जी सुनने से आए। तो उन चिट्ठी लिखी कि मेरी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो 1,500 पूर्व सैनिकों को नौकरी देती है, नरेंद्र मोदी तो नहीं दे पा रहे हैं, तो वो दे रहे थे। तो वो पूर्व सैनिकों को नौकरी दे रहे थे और सब कुछ सुरक्षित कर रहे थे, और सबसे बड़ा काम सरकार का ही कर रहे थे, ये कैश वैन चलाते थे। पूरे देश की बैंकों का पैसा कैसे सुरक्षित उन तक पहुंचे, इसका काम करते थे। बहरहाल 2018 में, अप्रैल 2018 में आरबीआई रूल चेंज कर देता है और कह देता है कि जिसके पास 100 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होगी उसी को हम ये काम अब देंगे। उनका 30 करोड़ का नेटवर्थ था, लेकिन एक और शर्त होती है कि 300 गाड़ियां होनी चाहिए, तो उनके पास 325 गाड़ियां थी। उन्होंने कोई झूठे आंकड़े नहीं बना रखे थे, तो साहब उनसे सारा काम छीन लिया। 1,500 पूर्व सैनिक आज भटक रहे हैं, उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है और उनका खुद का अपना सारा काम पूरा बर्बाद है। और ये स्थिति, तो आप समझ सकते हैं कैसे इन्होंने बर्बादी काम किए हैं और बड़े बड़े लोगों को दे देते हैं। और उसी में एक शर्त रख दी कि यदि आप करना चाहते हैं, कम नेटवर्क के हैं, तो जो बड़ा वाला लेगा ठेका उसी के आप पीटी कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए, यानी वो आपको सबलेट कर देगा, वो काम आप ही करेंगे लेकिन पैसा उसके पास है। तो अब आप यह समझिए कि इस तरह खेल है, ये वैसे ही खेल है जैसे नौकरियों में हो रहा है कि अब नौकरी पे सरकार संविदा पे आपको नहीं रखती, वो कंपनियों से आउटसोर्स करती है। आप कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पे आइए और कंपनी हमें सप्लाई करे, मैन पावर सप्लाई करे, यानी आप उसमें भी संविदा पर नहीं है। तो यह गलत फहमी मत डालिए कि आप संविदा पर हैं, कल के दिन आप परमानेंट हो सकते, नहीं हो सकते। तो यह भी एक कहानी। बहरहाल ये सारी चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि यही काम नितिन गडकरी ने किया और उसका नतीजा आपके सामने। प्रधानमंत्री बनने के लिए व्याकुल रहते हैं, तमाम तरह के वो करते हैं, तमाम मैनेज करते हैं, बहरहाल बात बन नहीं रही। तो अब उन्होंने कहा कि विपक्ष करना चाहता, तो इसको लेके उद्धव ठाकरे की तरफ से उनकी जो प्रियंका चतुर्वेदी है, उन्होंने कहा कि अरे अपने मन की इच्छा सीधे बताइए, झूठ विपक्ष के मुंह में डाल के यह क्यों कह रहे हैं? विपक्ष ने तो किसी ने आपको नहीं कहा था। तो यह एक सत्य है। बहरहाल जब यह सत्य हो तो इसके आगे बढ़ते हैं। अनिल विज है, वो भी कहते हैं मैं आरएसएस का समर्पित हूं, बिल्कुल है। वो लगातार तमाम चीजों में विवाद में रहते हैं। अंबाला के कैंट में जहां के वो विधायक हैं, वहां पर वहां का जो कैंटोनमेंट बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था पांडे, उसकी मौत का वो कारण बने, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने उसमें क्या क्या किया यह अंबाला में किसी से जाना जा सकता। इसके अलावा वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे और हालत ये कर दी स्वास्थ्य की, शिक्षा की, स्वास्थ्य शिक्षा की, कि आज वहां न सिर्फ शिक्षा बर्बाद हो गई, स्वास्थ्य शिक्षा, और अस्पताल भी बर्बाद हो गए। कहने को कि बड़ा अच्छा कराए, हालत यह है कि वो भी सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वो ऐसे ही है कि कंपनी को दिया, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर भी रख रही है, कंपनी कंपाउंडर भी रख रही है, कंपनी कर रही है, कोई सरकार नहीं कर रही। तो इस तरह से किया। ये गृह मंत्री भी थे और पुलिस महकमे में किस तरीके से क्या हुआ और पुलिस महकमे ने किस तरीके से किसानों पे लाठी चलाई, सब कुछ हुआ, सारी चीजें वो भी सामने है, उस पर कोई वो नहीं है। इसके साथ खेल मंत्री भी थे और खेल हरियाणा में इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। खिलाड़ियों को उनका मानदेय नहीं मिला, जो उनका
हक था, जो उनको पुरस्कार की होती थी वो भी नहीं मिला। तमाम घोषणाएं हुई लेकिन उन्हें मिला नहीं। तमाम जो ग्रामीण स्टेडियम थे वो खत्म कर दिए, बर्बाद कर दिए। और उन्हीं के अंडर में जो राज्य मंत्री था खेल का, वो महिला कोच के साथ में यौन शोषण करता है, वैसे ही जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह करता है देश स्तर पे। जिसे नरेंद्र मोदी का संरक्षण है, इन्हें यहां संरक्षण था भाजपा आरएसएस का। बहरहाल अब ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब प्रदेश की जनता देखेगी। हाईकमान तो इन्हें बना नहीं रहा है। उसने पहले खट्टर को बनाया था और फिर इसके बाद नायब सैनी को बना दिया। अब वो अपना झुंझुना बजा रहे हैं और उनकी मेरिट सिर्फ ये है कि वो राहुल गांधी और गांधी परिवार, नेहरू को रोज गालियां देते हैं। इस आधार पर वो है मांग रहे हैं। हालांकि गाली देने वाले और भी लोग हैं। कुछ नए नए लोग आते हैं जो बीजेपी में वो ज्यादा देते हैं, जैसे जीतन राम मांझी। वो राहुल गांधी कहते, राहुल गांधी विभीषण क्या है उन्हें पता नहीं, उन्हें तो अंग्रेजी आती नहीं है, तो शायद वो समझ नहीं पाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। तो यह दशा है। अब चलिए, अब उनके इन सब के जो बॉस हैं गैंग के, नरेंद्र मोदी, उनकी स्थिति क्या है? वो जम्मू कश्मीर जाते हैं तो कहते हैं 3 खानदानों ने सब पर ये कब्जा कर लिया है और ये कर लिया है, इनसे बचाना है। और ये 3 खानदान कौन है? एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके सहयोग से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चलती रही बड़े समय। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस में भी मंत्री रहे, कांग्रेस से भी चली। और ये वही है जिनके साथ तमाम बातें हुई। भाजपा गलबहियां झाड़ती थी कांग्रेस के खिलाफ, उनके जरिए मुहिम चलाती थी। जब पीडीपी मजबूत हुई, मुफ्ती मोहम्मद सईद वाली, वही मुफ्ती मोहम्मद सईद वाली जिन्हें गृह मंत्री बनाया गया था जब भाजपा के सहयोग से बीपी सिंह की सरकार बनी थी, और उन आतंकवादी छोड़े गए थे और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार कराया गया था। ये वही पीडीपी है। उस पीडीपी की महबूबा मुफ्ती है, और महबूबा मुफ्ती के साथ और सईद के साथ मिलकर के सरकार 3 साल भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, जम्मू कश्मीर में चलाई। फिर उसके बाद उसे हटा के जिस तरीके से किया, राष्ट्रपति शासन लगा के और सब कुछ करके, तो वो भी किया। तो आतंकियों के छोड़ने में जो सहयोग मिलता है वो इन्हीं का मिलता है। तो इसके बाद उनको कहते हैं, और तीसरा वो कांग्रेस का परिवार करते हैं। हालांकि वहां पर कोई कांग्रेस का ऐसा परिवार तो नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस है, और वो कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, देश को बनाया, देश को आज ये सारे संसाधन दिए जिन्हें बेच करके नरेंद्र मोदी अपने अदानी अंबानी जैसे तमाम पूंजीपतियों को रईस और रईस, बहुत रईस बनाते चले जा रहे हैं, और एशिया का सबसे रईस बना दिया। अब वो झारखंड जाते हैं आज, तो झारखंड में कहते हैं यहां पर 3 पार्टियों ने, वहां पार्टी हो जाती है कांग्रेस, तो वहां पर जेएमएम के लिए कहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, जो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन और उनका वो है, तो उसको इस तरीके से लांछित करते हैं। और उसमें कहते हैं कि उसको कांग्रेस का भूत घुस गया है, यानी जब इनके साथ आ जाए तब अच्छा है, नहीं तो वो है। फिर उसके बाद आरजेडी को कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को, और उसके बाद फिर कांग्रेस को कहते हैं। तो चलिए, ये है। कल हरियाणा में, तो हरियाणा में ये बात नहीं कही। हरियाणा में 61 बार अपने भाषण में, 45 मिनट के भाषण में 61 बार कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन यहां नहीं परिवार बना। और यहां पर एक परिवार की बात करते तो उन परिवारवाद जहां है, जहां पूरा परिवार ही लड़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी 52 साल पुरानी सहयोगी इंडियन नेशनल लोकदल है। वो पूरा परिवार लड़ रहा है, सिर्फ परिवार ही। इसी तरह जेजेपी है, उसी परिवार के सहारे ये सरकार चलाते रहे, कभी इनेलो कभी जेजेपी, कभी इनेलो कभी जेजेपी, ये स्थिति है। तो वो भी वही सेम परिवार है। तो यहां परिवार की बात नहीं करते, क्यों? भविष्य में उनसे साथ लेने की गुंजाइश बनी। यहां सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, 61 बार कांग्रेस करते हैं 45 मिनट के भाषण। अब आप समझ सकते हैं। तो
यह स्थिति, तो साजिशें रचते हैं, कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, वहां आतंकवादी का बोल के वहां करेंगे, यहाँ पे किसान और जवान का बोलेंगे और सबको बर्बाद ये किया। वहां आदिवासियों की बात करेंगे, आदिवासियों को भी बर्बाद, उनके हक भी छीनने का काम मोदी सरकार ने किया। तो यह सब यानी हक छीनने वाले प्रधानमंत्री पद के लिए मरे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए मरे जा रहे हैं, सत्ता के लिए मरे जा रहे हैं और पूंजी के लिए मरे जा रहे हैं। यही एकमात्र इनका खेल। तो अब यह देश को समझना है कि क्या होने वाला है।